नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 15 अक्टूबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कस करने का वीडियो होगा। डेली पढ़िएगा, रेगुलर रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन और एमसीक्यू जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए। और 71 बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग के लिए भी जुड़ सकते हैं। 70 बीपीएससी की भी कर रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि सप्ताह में 2-3 दिन एक आध सवाल तो ज़रूर ही लिखिए। इतना भी नहीं पढ़ते होंगे आप, उससे ज़्यादा समय तो आप मोबाइल में व्यतीत कर देते होंगे, इसलिए मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि एक आध सवाल ज़रूर ही लिखिएगा। निबंध भी लिखिएगा, हो सके तो सप्ताह में एक आध, ये आपके लिए सही रहेगा। प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए किसी भी चीज़ का। पीटी दिसंबर में भी संभावित है, नवंबर में भी संभावित है। कब होगा अभी उसकी संभावना तो कम ही लग रही है, इसलिए अच्छा रहेगा कि आप अच्छे से लिखें, पढ़ें, दोनों चीज़ करें और रेगुलर रहें। हेडलाइन देखिए क्या है। हेडलाइन है कि भारत और कनाडा का रिलेशन जो है निम्नतम स्तर तक पहुंच गया है, जहां पर कनाडा में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसी चीज़ की जांच चल रही है हरदीप सिंह निज्जर के हत्या की, जिसमें भारत सरकार के जो अधिकारी हैं उनका डायरेक्ट नाम जोड़ दिया गया है। और उसके साथ उस इन्वेस्टिगेशन में भारतीय अधिकारी के लिए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट शब्द यूज किया गया और बोला गया कि खालिस्तान सेपरेटिस्ट जो हरदीप सिंह निज्जर है, खालिस्तानी आतंकवादी, उसकी हत्या भारतीय अधिकारी शामिल हैं। उसके अलावा उसने लॉरेंस बिश्नोई जो गैंग है उसका भी नाम जोड़ा है कि बिश्नोई लिंक टू एजेंट्स। ये भी कनाडा ने बोला है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग, और भारत सरकार जो है वो कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, कनाडा के लोगों की हत्या करवा रही है। विडंबना देखिए कि खालिस्तान जो है वो भारत को बांटने की कोशिश में लगा हुआ है, भारत को बांटने की बात करता है और वो बोल रहे हैं कि ये क्या है, तो ये है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कुछ ही दिन पहले व्हाइट हाउस में खालिस्तान सेपरेटिस्ट नेताओं को बुलाया गया और अमेरिकी अधिकारी और व्हाइट हाउस ने पहली बार उनसे वार्तालाप की है बैठकर। आप समझ सकते हैं कि अमेरिका और कनाडा के जैसे जो देश हैं वो किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं आपके इंटरेस्ट को। भारत सरकार ने इसका बहुत ही कड़े एक्शन के साथ में खंडन किया और ये चीज़ बोला है कि कनाडा के राजदूत को बोला है कि आप हमारा देश छोड़ दें। कनाडा के 5 वरिष्ठ अधिकारी जो भारत में काम कर रहे थे उन 5 को बोला कि आप हमारा देश छोड़ दीजिए, निकल जाइए यहाँ से। उसके साथ में अपने राजदूत को भी वहाँ से वापस बुला लिया है और बोला है कि जो होगा देखा जाएगा। भारत ने यूएस को भी बोला है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और यूएस इसमें उसका सहयोगी है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। जो खालिस्तान का मुद्दा है इसका सबसे बड़ा संरक्षण अमेरिका ही है। अमेरिका ही है वो भारत को ब्लैकमेल करना चाहता है बांटने के नाम पर, सिख अलगाववाद को बढ़ावा देने के नाम पर। तो ये कोई छोटी मुद्दा नहीं है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। दरअसल वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कनाडा में, उस इन्वेस्टिगेशन या प्राइम मिनिस्टर जो जस्टिन ट्रूडो है उनको बुलाया जाना था, उनको हाजिर होना था उस पैनल के सामने। तो उन्होंने सोचा कि इसमें हाजिर होने से पहले कुछ हाई तौबा मचाया जाए कि कनाडाई गवर्नमेंट जो है, जो फेल गवर्नमेंट है वहाँ की, वो सोच रहे थे कि हम कुछ एक्शन लेते हुए दिखें। तो एक्शन के नाम पर भारत के अधिकारियों का नाम शामिल कर देना, उन अधिकारियों का जिनको मारने का थ्रेट दिया जाता है, इंडियन हाई कमीशन पर अटैक किया जाता है, उनकी फ़ोटो शहर में जगह जगह लगा दी जाती है और भारत के झंडे का अपमान किया जाता है। इसलिए भारत सरकार ने बहुत ही कठोर सा कदम उठाया है और जवाब भी दे दिया गया है। ये तो आपका हो गया हेडलाइन था आज का। इसके अलावा और कौन कौन सा न्यूज़ आज हम लोग करेंगे बंधुओं, तो उसके अलावा आने वाले समय में भारत कनाडा रिलेशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखिए कनाडा की सरकार जो है, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, अगले साल सितंबर अक्टूबर चुनाव होने हैं कनाडा में, तब तक ये मुद्दा आपको दिखेगा। क्यों? क्योंकि उनको भाई इस चीज़ को मुद्दा बनाना है, उनको अपने यहाँ के जो विपक्षी दल है उनको चुप कराने के लिए। कनाडा की जो सरकार है वो कभी इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती है कि भारत के साथ इकोनॉमिक रिलेशन उनके ख़राब हो। बहुत सारा चीज़ वो भारत को बेचते हैं, भारत भी उनको काफ़ी सारा चीज़ बेचता है और भारत से इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पर स्टूडेंट जाते हैं। अगर भारत ने वो चीज़ें बंद कर दी तो फिर वो उनको नुकसान पहुँचेगा बहुत ज़्यादा। इससे पहले उन्होंने चीन के साथ भी इसी तरह का किया था। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी करते हैं ये देश, और दूसरे देश में जाकर किसी आतंकवादी को मारते हैं तो उसको बोलते ही हमने अपने कंसर्न के लिए किया है। अब समझ ही सकते हैं। तो वो चीज़ कभी अफोर्ड नहीं कर सकता कनाडा कि उसके साथ भारत के इकोनॉमिक रिलेशन भी ख़राब हो जाएं। भारत सरकार को अब अगला कदम यही उठाना चाहिए कि इकोनॉमिक रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए कि हम आपके साथ व्यापार भी नहीं करेंगे। 1 महीने 2 महीने में घुटने पर आ जाएगा वो, अगले साल चुनाव है उससे पहले तो ज़रूर ही सही हो जाएगा।
तो आप ये ध्यान में रखिएगा। अगला जो न्यूज़ है वो ओपेक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ओपेक ने बोला है कि हम तेल के उत्पादन में कटौती करेंगे। उसके साथ साथ आज हम लोग जीसीसी के बारे में पढ़ेंगे, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल नाम है, खाड़ी सहयोग परिषद नाम है इसका बंधुओं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आज हम लोग एक नासा के मिशन के बारे में पढ़ेंगे जो दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढने के लिए जा रहा है। बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति का एक चंद्रमा है। बृहस्पति के चंद्रमा का क्या नाम है? बहुत सारे चंद्रमा है, बहुत ही बड़ा ग्रह है, इसका नाम है यूरोपा। इसका नाम है यूरोपा। इस ग्रह के लिए एक मिशन भेजा है नासा ने, उस मिशन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके साथ साथ एक कमाल का काम किया है किसने? तो स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने क्या किया भाई? कमाल ही करता हमेशा। क्या किया इसने रॉकेट का बूस्टर आपने ऊपर जाते हुए देखा है, नीचे आते हुए बूस्टर को इसके मैकेनिकल आर्म ने कैच किया है। आपको लग रहा है ये कौन सी बड़ी बात है? अब आप इमेजिन कीजिए 9 मंजिला बिल्डिंग, इतना साइज होता है रॉकेट के बूस्टर का। 9 मंजिला बिल्डिंग, आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर का, 4 फ्लोर का हो सकता है। 9 मंजिला बिल्डिंग, इतना बड़ा बूस्टर का साइज होता है। वो हवा में उड़ते हुए विपरीत दिशा की तरफ से, यानी कि ऊपर जाता है तो वो नीचे की तरफ में आ रहा है और उसको कोई रोबोटिक आर्म जो है वो कैच कर लेता है हवा में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स साइंस और इंजीनियरिंग इसके पीछे होगा। क्या उसका सिग्निफिकेंस है, रॉकेट का बूस्टर क्या होता है, इस चीज़ का भी अध्ययन करेंगे आज हम लोग। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझेंगे कई सारे टॉपिक को। शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए पहला टॉपिक क्या है, तो पहला है ओपेक। ओपेक ने बोला है कि हम तेल में कटौती कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अब चीज़ों को, केवल फैक्ट तो मास्टर पढ़ाता नहीं, विश्लेषण क्या है? ईरान ने इजराइल पर अटैक किया। इजराइल ने अभी तक बैक नहीं किया है, मतलब कि उस पर दोहरा कर अटैक नहीं किया है, जवाब नहीं दिया है। इजराइल ने बोला है कि हम आने वाले समय में हम जवाब देंगे, और बोला है कि ऐसा जवाब देंगे कि पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह जाएगी। ठीक है, ये युद्ध की भाषा होती है, डराने धमकाने के, देने दीजिए। लेकिन जो कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं, जिसके कारण ईरान ने क्या किया, अपने जो तेल भंडार थे वहाँ से तेलों को अलग अलग करके छोटे छोटे पैकेट में अलग अलग जगहों पर स्टोर कर दिया कि अगर कहीं पर अटैक भी होता है तो बहुत बड़ा नुकसान ना हो, कम तेल वहाँ पर रहे। इजराइल के लिए 2 टारगेट हो सकते हैं। एक तो ईरान का तेल उत्पादन संयंत्र जो है वो उस पर अटैक कर सकता है। उसके अलावा ईरान का जो एटॉमिक संयंत्र वगैरह है उस पर अटैक कर सकता है। ये कुछ कंसर्न जाहिर किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर इजराइल ने अटैक किया दोबारा ईरान के ऊपर, ईरान दुनिया का प्रमुख तेल उत्पादक देश है, अगर उस पर अटैक होता है दुनिया भर में तेल के जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये युद्ध को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा है, तो ये भारत है, ये अरेबियन सी है, ये अरेबियन सी है भारत के बगल में, यहाँ पर ये अरेबियन सी है, और यहाँ पर आपको गल्फ दिखेंगे, यहाँ पर आपको गल्फ, सऊदी अरेबिया वगैरह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से अफ्रीका है। इसी रीजन में ये पूरा युद्ध हो रहा है। यहाँ पर हुती हैं, यहाँ पर इजराइल ईरान है, ये सारा हो रहा है। इस एरिया से दुनिया के 90% तेलों का उत्पादन होता है। अगर यहाँ पर कोई अटैक होता है तो पूरी दुनिया के वित्त व्यवस्था पर प्रभाव ये पड़ेगा कि उनका तेल उत्पादन जो है वो प्रभावित होगा। तेल के दाम बढ़ सकते हैं, तेल के कीमतें हद से ज़्यादा बढ़ सकती हैं, और तेल की कीमत बढ़ने से परोक्ष रूप से आप क्या कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन आ जाता है मार्केट में, मुद्रास्फीति बन जाती है, और उस इन्फ्लेशन के कारण से हर चीज़ महंगी हो जाती है। हर चीज़ महंगी हो जाती है क्योंकि ईंधन ही महंगा हो गया। और दुनिया में अभी भी कितना भी आप इलेक्ट्रिक कर लें, इलेक्ट्रिक कार कर लें, इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए जनरेटर चलाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं दुनिया किस तरह की है। तो यानी कि तेल का ज़रूरत तो आपको पड़ेगा ही, तेल का ज़रूरत पड़ेगा। अगर वही महंगा हो गया तो हर चीज़ दुनिया में महंगी हो सकती है। इसी बीच ओपेक नामक एक संगठन है जो केवल इसी चीज़ के लिए काम करती है कि तेल बेचकर कितना पैसा कमाया जाए, किसको किसको तेल बेचें, कितना तेल कटौती करें, कितना तेल का उत्पादन करें। ओपेक ने बोला है कि हम तेल कटौती कर सकते हैं। 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला जैसे संस्थापक सदस्यों, कौन कौन से ओपेक? 1960 ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला संस्थापक सदस्यों द्वारा स्थापित ओपेक का वर्तमान विस्तार हुआ है। अब 13 देश इसके सदस्य हैं। शुरुआत में ये संस्थापक थे। क्यों? क्योंकि ये सारे तेल उत्पादन वाले बड़े बड़े देश थे। ये सदस्य देश अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, इराक, ईरान, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया अफ्रीका के सबसे बड़ा तेल उत्पादक में से एक है, सऊदी अरब,
संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला शामिल है। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे बड़ा तेल का भंडार है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो एक ईरान, इराक और सऊदी अरब में कंपटीशन चलता रहता है, जिसमें सऊदी अरब सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। एक कंपनी है वहाँ की अरामको, अब ध्यान से सुनिएगा। अरामको, अरामको का मतलब क्या है? अरामको अमेरिका और सऊदी अरब का ज्वाइंट वेंचर था गुरु, इसीलिए इसका नाम अरामको है। अरामको का फुल फॉर्म देखेंगे अगर पुराना ओल्ड वाला, तो उसमें अमेरिका का नाम भी आता है। जो सऊदी अरब, आज सऊदी अरब है ना, वो अमेरिका ने उसको सिखाया कि तेल उत्पादन कैसे किया जाता है। खैर चलिए यहाँ पर आ जाइए। तो अरामको के संस्थापक में अमेरिका शामिल था, लेकिन तेल उत्पादन में सबसे बड़ी कंपनी अरामको को माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी इसको माना जाता है कि 2-3 एप्पल कंपनी खरीद सकती है ये। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया में है। किसका? ओपेक का। ओपीईसी विश्व के कच्चे तेल का लगभग 40% उत्पादन करता है और इसके सदस्यों का निर्यात वैश्विक पेट्रोलियम व्यापार का लगभग 60% है। अब आपसे यूपीएससी सवाल क्या पूछेगा या बीपीएससी कि ओपेक दुनिया के 90% तेल का व्यापार देखता है, वैश्विक व्यापार का। गलत है ये। दुनिया के कच्चे तेल उत्पाद का 100% ओपेक देशों से होता है, ये भी गलत हो जाएगा। मात्र 40% उत्पादन और वैश्विक निर्यात में 60% का लगभग हिस्सेदारी है इसका। ओपेक प्लस वर्ष 2016 में अन्य 10 संबद्ध प्रमुख तेल उत्पादक देशों को शामिल करने के साथ ओपेक को ओपेक प्लस के रूप में जाना जाता है। अन्य देश ये सब इसमें शामिल हो गए: अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनोई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान। इसीलिए इसको क्या कहा गया? ओपेक प्लस। कब हुआ? 2016 में। स्थापित कब हुआ? 1960 में। उद्देश्य क्या है इसका भाई? उद्देश्य एक ही है कि तेल जो है ना, दुनिया में सबसे उत्पादन में सबसे प्रमुख रूप से है इकोनॉमी में। इकोनॉमी तो बिना तेल के चल ही नहीं सकता, भले कितना भी हाई टेक्नोलॉजी वाला देश क्यों ना हो, तेल तो चाहिए ही। तो उस तेल उत्पादन पर अपना एक सिंडिकेट बनाकर रखना। सिंडिकेट का मतलब जानते हैं क्या आप लोग? एक छत्र राज बनाकर रखना। हम डिसाइड करेंगे कि कैसे क्या होगा। हमारे एक फैसले से दुनिया में सब चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं और हमारे एक फैसले से दुनिया में हर चीज़ के दाम कमज़ोर हो सकते हैं। ओपेक को यही सोचकर स्थापित किया गया था। इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है तथा उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक, नियमित आपूर्ति, उत्पादकों की स्थिर आय, पेट्रोलियम उद्योग में निवेश करने वालों के लिए पूंजी पर उचित रिटर्न सुनिश्चित करने हेतु तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना था। इसीलिए इसकी स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर कौन है। ये सब एशिया के देश हो गए, ये अफ्रीका के देश हो गए, ये दक्षिण अमेरिका के देश हो गए। उत्तरी अमेरिका से कोई भी देश नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आपको दिखेगा छोटे छोटे ओशनिया प्रायद्वीप से यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, वो शामिल हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। दक्षिण एशिया से क्या कोई सदस्य है? नहीं। दक्षिण पूर्व एशिया से ओपेक प्लस में मलेशिया शामिल है, ओपेक प्लस में। तो इस तरह से ध्यान में रखते हैं। अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? तो अल्जीरिया, लीबिया है, नाइजीरिया है, गैबॉन है, इक्वेटोरियल गिनी है, रिपब्लिक ऑफ कांगो है, सूडान वगैरह भी ओपेक प्लस में शामिल हुए हैं। अंगोला शामिल है, जिसमें नाइजीरिया सबसे बड़ा तेल उत्पादक में से एक के रूप में जाना जाता है। इसको कृपया ध्यान में रखें। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है कि नासा लॉन्चेज स्पेस क्राफ्ट। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्लिपर। क्लिपर यूपीएससी 2016 पीटी, यूपीएससी 2016 पीटी पूछा गया था। कैसिनी, कैसिनी किससे बिलोंग करता है? सामने मैच करने को दिया था, शनि ग्रह से। इसी तरह से बोला गया कि भाई जूनो मिशन, जो दुनिया भर के मिशन हैं वो आपसे पूछा जाएगा। पिछली बार बीपीएससी पीटी में 69 में सवाल पूछा गया, इसी तरह का मैच करने वाला है। 68 में है, देखिएगा। यानी कि आपसे पूछेगा क्लिपर किस एजेंसी के द्वारा? नासा के द्वारा। किसके लिए? तो यूरोपा उपग्रह के लिए। उपग्रह है लेकिन बहुत बड़ा है, चंद्रमा अपना चंद्रमा से बड़ा है। यूरोपा नाम है इसका। क्या नाम है? यूरोपा नाम है। और ये क्या है? तो भाई बृहस्पति ग्रह जो जुपिटर है, बृहस्पति जो ग्रह है, इस बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। क्या नाम है उसका? यूरोपा नाम है। इसको लेकर एक मिशन भेजा है जिसका नाम क्या है? क्लिपर। क्लिपर नाम है। किसने भेजा है? तो नासा जी ने भेजा है। नासा, नसा नहीं, नासा है ना। तो ये भेजा है। कब ये पहुंचेगा? आज तारीख क्या है भाई? आज है अपना 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर 2024 में हम लोग 2024 बीतने वाला है गुरु। 5 वर्षों बाद, यानी कि 5.5 वर्षों बाद 2026 के जनवरी फरवरी के आसपास ये पहुंचेगा।
बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जनवरी फरवरी या मार्च के आसपास में पहुंचेगा ये 5 वर्षों बाद 2029 के 5.5 वर्षों के पश्चात ये क्या करेगा, तो वहाँ पर पहुँचेगा अपनी कक्षा में। 5.5 वर्ष है ना, तब तक आप लोग की नौकरी चौकरी लग रही हुई, कहीं पर सेटल होंगे, तो उसमें उस समय जाके पहुँचेगा 2029 में। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है क्लिपर। किसके लिए रवाना किया गया है, तो ये किया गया है बृहस्पति के मून है जिसका क्या नाम है, यूरोपा नाम है। और वहाँ पर किस लिए भेजा गया है, तो वहाँ से तरह तरह का उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो अलग अलग तरीके का मैग्नेटिक फील्ड जो है, यूरोपा का मैग्नेटिक फील्ड होता है हर ग्रह उपग्रह का, मुख्य रूप से ग्रहों का होता है। तो उसके मैग्नेटिक फील्ड से तरह तरह की वेवलेंथ और तरंगे मिल रही थी। तो जीवन की संभावना को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ पर किसी विशेष प्रकार का जीवन वगैरह हो सकता है। उसी की संभावना को लेकर ये ग्रह जो है, ये मिशन जो है वो भेजा जा रहा है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट था आपके लिए। मैं थोड़ा सा और इसके बारे में समझाऊंगा और यूरोपा के बारे में भी बताऊंगा आपको। देखिए क्या है और सब। एक चीज़ और था इसमें कि स्पेस एक्स का जो फाल्कन हेवी रॉकेट है ना, वो नासा के एयरक्राफ्ट को लेकर जा रहा है। स्पेस एक्स और नासा जो है, स्पेस एक्स ने अपना रॉकेट दिया है, बाकी मिशन किसका है, तो नासा का है। और वो भेज रहा है कहाँ के लिए, तो यूरोपा के लिए। अब ज़रा देख लेते हैं इसके बारे में और भी फैक्ट को। ये सारा मैंने नासा की वेबसाइट से ही उठाया है हिंदी में। यूरोपा क्लिपर का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक लक्ष्य पता लगाना है कि बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा के सतह के नीचे ऐसा स्थान है जहाँ जीवन संभव हो सकता है। ये बर्फीला टाइप का ग्रह है, यहाँ पर खूब ठंड है। मिशन के 3 मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य बर्फ की परत और उसके नीचे के महासागर की प्रकृति को समझना है। बर्फ की परत है और उसके नीचे जल है वहाँ पर। साथ ही चंद्रमा की संरचना और भूविज्ञान को समझना है। यूरोपा के बारे में मिशन की विस्तृत खोज वैज्ञानिकों को हमारे ग्रह से परे रहने योग्य दुनिया के बारे में खगोलीय जीवन क्षमता को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। आपने मूवी देखी इंटरस्टेलर, उसमें भी एक प्रकार का ऐसा ग्रह होता है जहाँ पर बहुत सारे बर्फ़ होते हैं और उसके नीचे वैज्ञानिक ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ पर रहा जा सकता है कि नहीं। मानव को ये पता है कि हम आने वाले कुछ वर्षों में, मतलब कि आने वाले कुछ 100 सालों, 150 साल, 200 साल हम पृथ्वी को इतना बेकार कर देंगे कि ये रहने योग्य नहीं होगा, तो हम इससे निकल जाएं वही अच्छा रहेगा। तो इसीलिए वो ढूंढ रहा है कि कहीं पर कोई जीवन टाइप का मिल जाए। यही चीज़ है यहाँ पर, जहाँ पर रह रहे हैं उसको बेकार करो और एक अलग अगला ढूंढ लो। मिशन के 3 मुख्य वैज्ञानिक उद्देश्य बर्फ की परत वगैरह ये समझा दिया मैंने आपको। नासा का यूरोपा क्लिपर अंतरिक्ष यान बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के दर्जनों नज़दीक चक्कर लगाएगा, मतलब नज़दीक में दर्जनों चक्कर लगाएगा। ये ट्रांसलेशन में एरर करता है गूगल हमेशा। जिसे चंद्रमा की जाँच के लिए विस्तृत माप एकत्र किए जा सकेंगे। सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, मैपिंग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके सतह का अध्ययन करेंगे, जो बर्फीली सतह है और बर्फीली सतह के नीचे जल हो सकता है, उसी जल में जीवन हो सकता है। पृथ्वी पर भी जीवन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो साइनोबैक्टीरिया जिसने ऑक्सीजन उत्पादन करना शुरू किया, जल से उत्पत्ति मानी जाती है पृथ्वी पर भी। तो इसी प्रकार से चंद्रमा पर भी, यूरोपा पर भी माना जा रहा है। हम वही साइंस लेकर जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि जीवन की उत्पत्ति किसी भी प्रकार से हो सकती है। हो सकता है कोई ऐसा जीव हो जो मीथेन लेकर जिंदा रह रहा हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कोई ऐसा जीव हो जो कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेकर जिंदा रह रहा हो। क्या पृथ्वी पर ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हम वहाँ पर जीवन ढूंढने की कोशिश करेंगे, उस चंद्रमा का अध्ययन करेंगे कि भाई क्या है ये। उसके अलावा देखिए क्या है, नासा का सबसे बड़ा ग्रहीय मिशन अंतरिक्ष यान है ये। नासा ने अब तक जितने भी मिशन भेजे हैं दूसरे ग्रहों के लिए या किसी भी चीज़ को लेकर, उसमें सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान जो है ना वो यही है। अंतरिक्ष यान में अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त प्रकाश एकत्र में बड़े सौर सारणी, मतलब कि सोलर प्लेट बहुत बड़े बड़े लगाए गए हैं। 5 साल तक इसको चलना है गुरु। 5 साल बाद तो ये पहुँचेगा उसके ऑर्बिट में, तो आप समझ ही सकते हैं। तो सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है उनसे एक है, क्योंकि यह बृहस्पति प्रणाली में काम करता है जो पृथ्वी की सूर्य से 5 गुना दूर है। तो जब सूर्य से 5 गुना और दूर जा रहा है तो उसको सोलर रोशनी भी कम मिलेगा। उसने कम सोलर रोशनी में उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि 5 साल तक उसको सूर्य से दूर जाते हुए यात्रा करना है। सूर्य है यहाँ, बृहस्पति है यहाँ, पृथ्वी है यहाँ, तो यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं तो हमें सूर्य की रोशनी भी धीरे धीरे कम करके मिलेगी। इसलिए इस तरह का बड़े यान बनाया गया है। बाकी इसमें ये फैक्ट नहीं याद रखना है आपको कि ये कितना मीटर है, ये सब चीज़ें मत याद रखिएगा, बस कॉन्सेप्ट को समझिएगा।
और इस मिशन को याद रखिएगा। अब यूरोपा के बारे में ज़रा पढ़ते हैं। यूरोपा पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा छोटा है और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। भले यूरोपा में ऑक्सीजन का वातावरण बहुत पतला है, मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि पृथ्वी के चंद्रमा से बड़ा है, चंद्रमा से थोड़ा सा छोटा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। भले यूरोपा में ऑक्सीजन का वातावरण बहुत पतला है, फिर भी इसे सौरमंडल में सबसे आशाजनक स्थानों से एक माना जाता है जहां वर्तमान वातावरण पृथ्वी से परे जीवन के लिए उपयुक्त है। माना जाता है कि इस पूरे सौरमंडल में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर पृथ्वी के अलावा थोड़ी सी भी अगर संभावना है जीवन की तो वो यहीं पर है। यह भी माना जाता है यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पानी की मात्रा पृथ्वी की तुलना में दोगुनी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा पर बर्फ की 15 से 25 किलोमीटर मोटी परत है जो एक समुद्र पर तैर रही है, तथा इसकी गहराई 60 से 150 किलोमीटर के बीच होने का अनुमान है। दिलचस्प बात यह है कि इसका व्यास पृथ्वी से कम है। यूरोपा पर संभवतः पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में पानी की मात्रा दोगुनी है। पृथ्वी से छोटा है वो ग्रह, लेकिन पानी पृथ्वी से भी ज़्यादा है। वर्ष 2024 में नासा द्वारा अपना यूरोपा क्लिपर लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, कर दिया गया है। अभी ये पहले का यूरोपा फैक्ट मैंने उठाया था तो इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ है, कर दिया गया यूरोपा क्लिपर को लॉन्च। मॉड्यूल बृहस्पति की परिक्रमा करेगा, चंद्रमा के वातावरण, सतह तथा इसके आंतरिक भाग पर डेटा एकत्र करेगा, यूरोपा के पास से करीबी उड़ानों का संचालन करेगा और उसी के लिए यूरोपा का क्लिपर मिशन जो है वो भेज दिया गया है नासा के द्वारा। क्लियर हो गया होगा क्लिपर मिशन, तो अब जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जूनो बृहस्पति के लिए है, कैसनी शनि ग्रह के लिए है। इसी तरह से सारे मिशन जो हैं वो आपको याद करने होते हैं, पीटी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। देखिए अगला टॉपिक क्या, अगला टॉपिक है स्पेस एक्स का मिशन जो है जिसने कैच किया स्टारशिप रॉकेट बूस्टर को। देखिए दरअसल में है क्या, आपने देखा होगा जब इसरो का भी प्रक्षेपण यान ऊपर जाता है तो इसी में बंधा होता है, यहाँ से उसमें इंजन चालू होता है फिर वो ऊपर चला जाता है। लेकिन स्पेस एक्स एलन मस्क का है। एलन मस्क को जब पहली बार बोला गया कि भाई रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आ सकती है, तो उसने बोला कि ऐसा किसने कहा, तो उसको बोला गया फिजिक्स का नियम है ये कि भाई रॉकेट में अगर नीचे से बूस्टर लगेगा तो रॉकेट ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। उसने बोला फिजिक्स के नियम किसने बनाए, इंसानों ने ही बनाए। तो हो सकता है कि अब तक इंसानों ने वो सोचा ही ना हो, तो हम सोच लेते हैं। तो उसने बनाया इस तरह का रॉकेट जो केवल ऊपर नहीं जाता है बल्कि उसी बूस्टर को कंट्रोल वे में उस बूस्टर का उपयोग करके वो रॉकेट जो है वो नीचे भी आता है और नीचे आके लैंड हो जाता था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया गया, इस लैंड होने में एक संभावना ये होती थी, कई बार ये गिर जाते थे, इस तरफ से पलट जाते थे जिससे उसमें ब्लास्ट हो जाता था, भारी नुकसान हो जाता था। तो अब उन्होंने क्या किया, जिससे लॉन्च किया ये जो है ये इसी में आकर अटैच हो जाएगा। आप इसमें देख रहे हैं कितना बारीक स्तर तक उन्होंने काम किया है, इतनी सटीकता कि जहाँ से लॉन्च हुआ है अपना काम करके ये बूस्टर वहीं पर आके अटैच हो जाएगा। ये बूस्टर आपको देखने में छोटा लग रहा है, ये 9 मंजिला इमारत इतनी ऊंची है, 9 मंजिला इमारत आप इमेजिन कीजिए, और इसका भार लाखों टन में होता है क्योंकि जब रॉकेट को उड़ाया जाता है तो उसमें फ्यूल जो होता है वो लाखों लीटर भरे जाते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं। आपको टीवी पर दिखते हैं छोटे से, 9 मंजिला 10 मंजिला इमारत इतनी ऊंची होती है ये, उसको इन्होंने कैच किया। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये होगा कॉस्ट कटिंग में बड़ा ज़्यादा मदद करेगा। यानी कि जो आप एक बार रॉकेट को प्रक्षेपित करते हैं तो अभी वर्तमान में क्या होता है कि ये जो बूस्टर होता है ये बेकार हो जाता है, या तो ये अंतरिक्ष में चक्कर लगाने लग जाता है या तो किसी समुद्र में गिर कर बर्बाद हो जाता है। मतलब वन टाइम यूज होता है। अभी जैसे लिखो फेंको पेन आता था ना, लिखो और फेंक दो, उसी प्रकार से अभी के रॉकेट होते हैं मैक्सिमम दुनिया के। लेकिन स्पेस एक्स ने इसको रीयूजेबल बनाना शुरू कर दिया। भारत में भी रीयूजेबल रॉकेट विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग है, वो छोटे स्तर के हैं। ये जो है ये इतने बड़े रॉकेट को इन्होंने बूस्टर, इसको क्या कहा है तो बूस्टर, रॉकेट के भाग में दिखाता हूँ आपको। देखिए ये होता है रॉकेट, इसमें जो ये नीचे लगा हुआ है ना ये पूरा, इसको कहा है बूस्टर। ये क्या करते हैं दरअसल में, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है उसको एक्स्ट्रा गति प्रदान करते हैं जिससे वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन एरिया से बाहर जा सके। और ये जब अपने कक्षा में पहुंच जाते हैं तो इसका हेडर जो होता है, हेड में जो लगा होता है सैटेलाइट या कुछ भी, वो अपने कक्षा में स्थापित हो जाते हैं। उसके पश्चात से बूस्टर बर्बाद हो जाता था,
लेकिन स्पेस एक्स ने प्लान किया कि इस बूस्टर को वापस लाया जाए, और जिससे क्या हो, आगे के स्पेस मिशन में जब हम स्पेस में कॉलोनी बनाने की बात सोच रहे हैं, दूसरे ग्रहों की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, या अंतर्ग्रहीय यात्रा या अंतरिक्ष टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो अंतरिक्ष टूरिज्म जब हम करेंगे तो हमें ये वापस चाहिए होगा, ताकि हम इसका रीयूज कर सकें। और रीयूज करने से क्या होगा, कॉस्ट कटिंग होगा अगले मिशन के लिए। हमारे पास बूस्टर तैयार ही है, इसमें ईंधन भरो और इसको फिर से क्या कर दो, स्पेस में छोड़ दो। ये चीज़ पता हो गया आपको, यही कहलाता है क्या, तो बूस्टर। रॉकेट अलग अलग प्रकार के होते हैं, लिक्विड इंजन वाले अलग होते हैं, लिक्विड ईंधन वाले, सॉलिड ईंधन वाले अलग होते हैं रॉकेट। तो ये बेसिक चीज़ था जो आपको पता होना। सिग्निफिकेंस एक ही है, क्या है, तो अंतर्ग्रहीय यात्रा को लेकर, अंतरिक्ष पर्यटन को लेकर। इसमें अब में कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगा, दाम कम लगेगा, इंसानों को बिठाकर हम वापस भेज सकेंगे, वापस पृथ्वी पर भी ला सकेंगे, इसी प्रकार से। तो ये बड़ा ही सुंदर सा था, इसको ज़रूर ही ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पीटी फैक्ट देखिए क्या है, इंडिया रसिया ने डिस्कस करना शुरू किया किस चीज़ को लेकर, तो भारतीय जो जहाजी होते हैं उनको ट्रेन किया जाएगा, किसको लेकर, तो नॉर्थ सी जो रूट है उसमें जहाज़ों को चलाने को लेकर। भारत और रूस इस चीज़ की संभावना पर काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो पृथ्वी का नॉर्थ है, आर्कटिक जिसको कहा जाता है, इस आर्कटिक में बर्फ़ पिघल जाएंगे। तो बर्फ़ पिघलने के पश्चात ये जो आर्कटिक का इलाका होगा, ये समुद्री पत्तन को लेकर बड़ा ही उपयुक्त हो जाएगा। समुद्री जहाज़ों को आने जाने को लेकर एक बहुत ही सुंदर और शॉर्ट रास्ता होगा। तो भारत और रसिया ने इस चीज़ पर प्लान शुरू कर दिया कि नॉर्दर्न सी रूट, इसमें जहाज वगैरह को चलाने के लिए ट्रेनिंग प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया भारत और रूस ने। ये आपसे पीटी फैक्ट के तौर पर पूछ सकता है, इसलिए इसको ज़रूर ही ध्यान में रखिएगा। अगला पीटी फैक्ट है आपका जीसीसी के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जब जब गजा लेबनान पर इजराइल अटैक कर रहा है, इजराइल ईरान से भी उलझ रहा है, तो फिर जीसीसी जिसको एक तरह से बहुत ही बड़ी इस्लामिक आवाज़ के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इसमें गल्फ़ के बहुत बड़े बड़े देश शामिल हैं, वो मौन क्यों है, वो इरेलेवेंट क्यों हो गया है, वो ईरान का साथ क्यों नहीं दे रहा है। तो एक तो ये कारण है कि ईरान सुन्नी देश है, शिया देश है, और ये सारे सुन्नी देश हैं। एक पहला कारण ये माना जा रहा है। दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि ये जो गल्फ़ के देश हैं, इनकी ईरान से कभी नहीं बनी, इतिहास से लेकर वर्तमान तक में। तो ये चाह रहे हैं कि ईरान निपट जाए, जिससे हमारे लिए बड़ा खतरा टल जाए। एक दूसरा कारण ये भी है। तो ज़रा जीसीसी को समझते हैं हम लोग, चर्चा में रहता है, हर दूसरे दिन ही न्यूज़ में आता है, तो ज़रा समझिए क्या है। खाड़ी सहयोग परिषद एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1981 में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच संपन्न एक समझौते के माध्यम से किया गया था। कौन कौन थे शामिल उसमें, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल थे। जितने भी गल्फ़ के बड़े देश का नाम आप सुनते हैं वो सब शामिल थे। इसमें यमन ही एक ऐसा देश है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, बाकी ये सभी देश खूब आर्थिक रूप से समृद्ध देश हैं, अमीर देश हैं, विकसित देश हैं सारे। अगला क्या है कि भौगोलिक निकटता, इस्लाम आधारित समान राजनीतिक प्रणाली, सारे इस्लामिक कंट्री हैं ये, और सामान्य उद्देश्यों के लिए इन सभी देशों के बीच विशिष्ट संबंध मौजूद हैं आज भी। कल्चरल भी इन लोगों का एक ही जैसा है। कबीलाई समाज था जो बाद में विस्तृत होकर तेल आधारित इकॉनमी बन गया, और उसी पर आधारित छोटे छोटे राजतंत्रीय प्रणाली आज भी इन सभी देशों में चल रहा है। किसी में भी लोकतंत्र आज भी नहीं है। खाड़ी सहयोग परिषद की संरचना में सर्वोच्च परिषद, मंत्री स्तरीय परिषद और सेक्रेटरी जनरल आदि शामिल है। सचिवालय इसका सऊदी अरब के रियाद में स्थित है। इतना ध्यान में रखिए, हर दूसरे दिन चर्चा इसलिए में रहता है क्योंकि इस पर आरोप लगते हैं कि इजराइल को खुली छूट दे रखी है, और कहीं न कहीं बैकडोर से इजराइल को सपोर्ट भी करता है कि ठीक है आप निपटा दो इन सब मुद्दों को, हम आपके साथ हैं। कोई कुछ भी एक्ट नहीं करता है, एक बयान तक जारी नहीं करते हैं। तो ये इस पर आरोप लग रहा है, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो में कई सारे टॉपिक मैंने आपको समझाए हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का।